हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो सर्कुलर मोशन की पढ़ाई चल रही थी हमारी। हमने सर्कुलर मोशन की ऑलरेडी 2 वीडियोस कर ली हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन के जो टर्म्स थे उनको डिस्कशन करना चालू किया था। पहला टर्म हमने कवर कर लिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा। अब याद रखना, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि सर्कुलर मोशन क्लास 11th में यूसीएम के नाम से एनएलएम में भी आता है, और इसके अलावा जो भी अभी आप पढ़ रहे हो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि हमें इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स आप पढ़ रहे हो ये सिर्फ ना सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए, बल्कि जो हमारा कह सकते हो कि 11th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर रोटेशनल मोशन, ज्यादातर लोग इससे डरते हैं, और आईआईटी जेईई एडवांस का सबसे फेवरेट चैप्टर, उसके लिए भी ये टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो सर्कुलर मोशन का लेक्चर चल रहे हैं ना, ये इन कंटिन्यूएशन है रोटेशनल मोशन के, इसके सीधे आगे रोटेशनल मोशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कहीं भी बीच में लैग नहीं होगा। तो हम लोग अपने टर्म्स की बात कर रहे थे। तो हम लोग आज का एक इंपॉर्टेंट टर्म, लास्ट टर्म पर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया था, आज हम लोग करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, देखो यार इसको समझ लेना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और खासतौर पे 11th क्लास के बच्चे, उन लोगों के लिए तो ये नया नया टर्म रहता है, तो उनको समझ नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर आप लोग रिलेट करते हो ना, बचपन से पढ़ते आए हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जैसे टर्म, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम भले लग जाए बट समझ में आएगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट द एंगुलर वेलोसिटी विद दिस लेटर, और ये W नहीं है, ये एक ग्रीक लेटर है जिसका वो पढ़ा जाता है ओमेगा से। ठीक है ना, चलो भाई समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। सबसे पहली बात, सर ये आप एंगुलर वेलोसिटी जो टर्म पढ़ा रहे हो ये सर्कुलर मोशन के हेडिंग के अंडर पढ़ा रहे हो, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर मोशन के टर्म्स में ही डिस्कस की जाती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ा जरूर सर्कुलर मोशन में रहा हूं, लेकिन इस बात को याद रखना, जो हमने लास्ट टर्म पढ़ाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आज हम पढ़ा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर मोशन में भी रिलेटेड करते हैं। फंडा क्या है इसका, कंसेप्ट क्या है, जरा प्लीज ध्यान समझना। यार देखो यार, सुनो, मैंने तुमसे क्या बताया था कि मान लो एक बॉडी है, लीनियर मोशन का एग्जांपल लो, जैसे मेरे सामने कार है, यही एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में भी दिया था कि एक कार है और कार सीधे 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 जा रही है। ठीक है ना, अब अगर तुम कार का लीनियर मोशन देख रहे हो तो तुमको दिखेगा सर वो रही कार, वो आगे जा रही है, तो उसने एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो है कार की लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसके पास कुछ वेलोसिटी है, वो है कार की लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब एक सेकंड में बॉडी कितना आगे बढ़ी ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि भाई कार आगे जा रही थी तो एक सेकंड में कितना आगे बढ़ी। लेकिन अगर इस पूरे कार के मोशन को तुम एक सर्टेन पॉइंट से ऑब्जर्व करो, जैसे ये मेरी आंखें या मेरी गर्दन ये ऑब्जर्व कर रही है उस कार को, तो जरा देखो ना, इस बात को शायद समझने की कोशिश करो कि तुम अच्छा एक बात बताओ, दिमाग में सोचो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी, जो आज तक तुम बचपन से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पढ़ते आ रहे थे, उसका पूरा नाम बोलूंगा मैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी। क्या रिलेशन है? व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट एक सेकंड में, यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेस करे, यही ना। तो यूनिट टाइम में बॉडी 4 मीटर गई तो 4 मीटर पर सेकंड, यही यूनिट होती थी लीनियर वेलोसिटी की। अब एंगुलर समझो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वो रही कार, ये रही मेरी गर्दन, ये फिक्स पॉइंट है, इस गर्दन के अबाउट जरा मोशन देखो, गाड़ी सीधे जा रही थी, मेरी गर्दन ऐसे घूम रही थी, ऐसे घूम रही थी, ऐसे 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 घूम रही थी। ठीक है, तो मेरी गर्दन इस फिक्स पॉइंट के अबाउट उस कार को देखते हुए कितना घूमी, कितना एंगल घूमी, ये जो एंगल घूम रही ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? मेजर्ड इन रेडियंस, ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है भाई? लीनियर वेलोसिटी क्या थी? एक सेकंड में कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। जस्ट वही एग्जांपल है यार, समझो, यहां पर एक बॉडी थी, सीधे सीधे जा रही थी, ठीक है, ऐसे v वेलोसिटी से बॉडी सीधे जा रही थी, ठीक है ना। लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट P, है ना, P पॉइंट पे बॉडी इधर जा रही थी, तो बॉडी जा रही थी तो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया s, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी बॉडी के पास कितनी है? v, ठीक है। तो हमने रिलेशन पढ़ रखा है सर, v इज इक्वल्स टू s बाई टी। अच्छा, ये तो तब लगता था जब हमारा कांस्टेंट मोशन हो, अदरवाइज हम लोग कहते थे सर v इज इक्वल्स टू ds बाई डी टी। ओहो, ये क्या लिख दिया यार, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये डेफिनेटली पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाई डी टी इक्वल्स टू v। या फिर अगर तुमने मेरी क्लासेस की हैं तो उसमें डिफरेंशिएशन की लेक्चर्स जो पढ़े वीडियो में, तुम्हें पता होगा ये ds बाई डी टी का मतलब है स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ विच इज इक्वल्स टू v, ठीक है ना। अब अगर इस बॉडी के मोशन को लेट अस से मैं इस पॉइंट से देख रहा हूं, ये पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं पॉइंट Q, ठीक है ना। तो पॉइंट P से पॉइंट Q की दूरी है यहां पर R, ठीक है ना, R।
ये लेट्स से ये डिस्टेंस क्या है आर, कैपिटल आर लिख देता हूं मैं, ठीक है। बॉडी पॉइंट पी से गई यहां तक, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं, रख देता हूं, क्या रख दूं मैं, टी रख देता हूं, पॉइंट टी रख देता हूं, ठीक है। तो जब देखो बॉडी चलते चलते जा रही थी तो क्यू से टी को मिला दे, इस पॉइंट पर पॉइंट टी को मिला दे, ठीक है, पॉइंट टी को मिला दो, तो ये लेट से डिस्टेंस क्या हो गई आर डैश। सुनो यहां ये पॉइंट क्यू क्या है फिक्स, तो बॉडी पी से टी जा रही थी, तो ये जो एंगल कवर हुआ है ना, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और ये एंगल 1 सेकंड में कितना स्वाइप हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। Like just like what is linear velocity? Linear velocity is rate of change of linear displacement. Sorry, very sorry, ये रब हो गया, ठीक है, ठीक है। What is linear velocity? Linear velocity v is rate of change of linear displacement. Similarly, omega is defined as rate of change of angular velocity d theta by dt. This is the angular velocity omega. ठीक है ना। अब अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, हम उम्मीद करते हैं तुम लोग को ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाओ, जरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यार एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या मतलब, हम ये तो उम्मीद करें कि भाई आपने मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है, तो आपने पढ़ा होगा सर अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी ऐसे जा रही है, तो हम उसकी जब वेलोसिटी डिफाइन करते हैं ना बेटा, वेलोसिटी कि बेटा उसकी क्या वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक हम ये आपको अच्छा उस टाइम हम बोलते थे कि वेलोसिटी, क्योंकि अब यहां पर वेलोसिटी 2 तरीके से डिफाइन की जा रही है, लीनियर या एंगुलर, तो हम पूरा नाम लेंगे, हम यहां पे बोले ये हम बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी की, जिसको तुम लोग वी लेटर से डिनोट करते थे, ठीक है ना। तो ये जो वी लेटर वाली लीनियर वेलोसिटी है, इसको हम 2 तरीके से डिफाइन करते थे। एक होती थी हमारी एवरेज लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी सिर्फ बोलते थे, और एक होती थी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर तुम लोगों को मोशन इन स्ट्रेट लाइन तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, तो तुम ये बात मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, वी एवरेज, याद करो, वी एवरेज बराबर क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, राइट। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, एवरेज का मतलब पता है क्या है, कि टोटल जर्नी में आपकी टोटल वेलोसिटी कितनी रही। ये एक एक्चुअल नंबर नहीं होता, एक हाइपोथेटिकल वेलोसिटी होती है। मैं ये समझाने जाऊंगा तो थोड़ा क्लास और लंबी खिंच जाएगी कि मैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फील दूं, लेकिन मैं फिर भी दूंगा क्योंकि हमें पता नहीं कि यहां पर बच्चे किस कंसेप्ट को लेकर के क्लास में बैठे हैं। तो यार एवरेज वेलोसिटी समझो, जरा इस बात को समझो। मान लो तुम अपने दोस्त के घर से अपने घर जा रहे हो, और तुम्हारे दोस्त से घर से तुम्हारा घर 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और तुम साइकिल से आए हो, ठीक है ना, या बाइक से आए हो, चलो बाइक से आए हो, ठीक है ना। अब बाइक से तुम अपने घर गए, अपने दोस्त के घर से अपने घर गए, ठीक है, और तुमको घर जाने में आधे घंटे का समय लगा। तो घर पे जब तुमसे पहुंचे, पापा तुमसे मिले, तुमसे बोले कि बेटा ये बताओ कि जब तुम अपने दोस्त के घर से अपने घर आए हो तो तुम्हारी क्या वेलोसिटी थी, तुम किस स्पीड से गाड़ी चला के लाए हो। अब अगर तुम सिंपल से सोचो, अगर तुम बचपन से ये जो फॉर्मूला पढ़ते आए हो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सर हमने से पापा स्पीड पूछ रहे हैं, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे। मेरे दोस्त और मेरे घर के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी थी और टाइम मेरे को लगा आधा घंटा, तो ये हाफ ऊपर चला जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। बेटा ये जो आप वेलोसिटी पापा को बता रहे हो, क्या ये आपकी एक्चुअल में यही वेलोसिटी थी पूरे आधे घंटे के दौरान? तो जवाब है नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। गाड़ी की स्पीड कभी ज्यादा भी थी, कभी कम भी थी, हो सकता है रास्ते में तुम कहीं रुक भी गए हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कहीं जाके चाय नाश्ता करने लग गए, किसी और से मिलने लग गए, तो टाइम उसमें लग गया, और पता चला जब बाइक चला रहे थे उस वक्त तुम्हारी स्पीड 80 थी, लेकिन तुम्हारी स्पीड कैलकुलेशन में कितनी आई 20। तो ये जो नंबर तुम बता रहे हो ना, जहां पर तुम और किसी चीज का ध्यान नहीं देख रहे हो, तुम बस इतना देख रहे हो कि तुमने डिस्टेंस कितनी कवर की और तुम्हें टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, टोटल टाइम कितना लगा। ये जो वेलोसिटी तुमने बताई, दिस इज एक्चुअली द एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी जिसको हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। बट व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस, ये है तुम्हारी रियल वेलोसिटी, कि जब तुम गाड़ी चला रहे हो और अचानक से पापा का फोन आ गया, बेटा बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी है। तुमने गाड़ी के स्पीडोमीटर पे देखा, उस वक्त तुम्हारी स्पीड थी 60, तुम कहोगे पापा 60 किलोमीटर पर आवर। जितनी देर में तुम बोल रहे थे उतनी देर में पता चला 65 हो गई हो या 40 हो गई हो। समझ में आया? तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो तुम्हारी स्पीड थी वो तो होती है तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वी इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ds बाई dt का सहारा लेते थे, डेरिवेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते थे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हम उम्मीद करते हैं अगर तुम्हें ये बात याद आ रही है तो यही सेम कंसेप्ट एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। सेम कंसेप्ट एंगुलर वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है। एंगुलर वेलोसिटी भी बेटा 2 तरीके से डिफाइंड है। ये जो फॉर्मूला लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम। और यहीं से अगर हम एवरेज ओमेगा या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। ये बात समझ में उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को आ गई होगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई। तो वी इंस्टेंट ओमेगा इंस्टेंटेनियस और ओमेगा एवरेज, आई होप तुमको ये बातें क्लियर है। यूनिट की बात कर लेते हैं इसकी, सर यूनिट की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया यूनिट है, इसके आराम से निकल जाएगा। बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की यूनिट क्या होती है? रेडियंस। लास्ट टाइम पे बताया था एसआई यूनिट में मेजर करते हैं रेडियंस, और टाइम की यूनिट क्या है? एसआई यूनिट सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ ओमेगा अगर हम एसआई के टर्म में बात करें तो दैट विल बी रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। यहां पे क्या होता था? मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट को एसआई में मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियंस पर सेकंड, ठीक है ना। तो ओमेगा की यूनिट हो जाएगी रेडियंस पर सेकंड, और ये भी कैसी क्वांटिटी? स्केलर है, वेक्टर। तो ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर तो इसका डायरेक्शन भी होगा। जी हां, बिल्कुल डायरेक्शन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का डायरेक्शन ही बताया था ना हमने, उसी तरीके से ओमेगा का भी डायरेक्शन है। क्या होगा डायरेक्शन? इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, बट ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहां तक आप लोग नोट कर लो। यहां से सिंपल सवाल, अगर डायरेक्टली सवाल आता है तो सवाल कैसे आएगा? मान लो तुमसे कहता है कि एक पार्टिकल है जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, लाइक ऐसे बोल देगा 2t स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। थीटा इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3। समझदार हो तुम लोग। मैं तुमसे पूछूं फाइंड ओमेगा एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तीसरे सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो तुम एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर टाइम पर तुमसे ओमेगा पूछा जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो ये कौन सी ओमेगा पूछा जा रहा है? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? तो जवाब है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ओमेगा एट टी इक्वल टू 3 सेकंड कैसे निकालोगे? सर ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। यहां पे आप थीटा को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम उम्मीद करते हैं 4t पता होगा, नहीं पता तो आप मेरी क्लास देख लेना डिफरेंशिएशन की। और 3 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन क्या है? 0। तो ओमेगा का टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन मिल गया हमें क्या? 4t। दिस इज द फंक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है ना। यहां पे देखो ओमेगा जो है वो टाइम पे वेरी कर रहा है। किस टाइम पे पूछा गया है? 3 सेकंड पे पूछा गया है। तो यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू 3, t इज इक्वल टू 3 रख दो तो ओमेगा कितना आ जाएगा हमारा? 4 3 12, तो 12 रेडियंस पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस ओमेगा। सिंपल क्वेश्चन है, स्कूल लेवल के एग्जाम में इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे थीटा का आपको फंक्शन दे दिया गया, ओमेगा पूछ लिया गया, ठीक है ना। ये आपसे इस तरह का सवाल आपसे स्कूल लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे की डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है। ओमेगा के ऊपर थोड़ा बढ़िया लेवल के सवाल कैसे बनते हैं। ओमेगा के ऊपर थोड़े अच्छे सवाल बनाने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन से रिलेट करके हम इस बात को समझाना चाहते हैं। थोड़ी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी, जरा सुनो इस बात को। मैं ना एक सर्कल ले लेता हूं, ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और एक सर्कल हम यहां पे और ले लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा सर्कल ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ ठीक है, ओके। चलो ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, और इस सर्कल पे आते हैं। अच्छा ओके, ठीक है, ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 सर्कल बनाए हैं। अब जरा एक बढ़िया इंपॉर्टेंट बात सुनो। अगर मैं सर्कुलर मोशन पे स्पेसिफिकली ओमेगा को देखूं, बट याद रखना ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्कुलर से रिलेटेड है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में लीनियर मोशन में एप्लीकेबल है, बट यहां पर एक बार मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कुछ एक बढ़िया चीज, जरा ध्यान से देखो। मान ले कि एक बॉडी है यहां पर पॉइंट ए पर एक बॉडी है और वो इस सर्कल में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो पॉइंट ए से बॉडी चली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी पहुंच गई, ठीक है ना। पॉइंट ए से बी पहुंची तो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? ये एस कवर किया, ठीक है। अगर मैं बी पॉइंट को सेंटर से जोड़ दूं तो ये जो एंगल स्वाइप हुआ है, इस एंगल को ही आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहोगे, थीटा, हाँ है ना। ये तो अपने पिछले टर्म भी बात कर ली थी। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एस, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस और थीटा में एक रिलेशन हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था। वो रिलेशन था कि सर थीटा बराबर एस बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस, आर वॉज द रेडियस आर, ठीक है ना। एस बाई आर, ये रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। इसको डिराइव भी किया था हमने लास्ट टर्म पे, ठीक है। तो थीटा बराबर एस बाई आर। अब यहां पर हमको पता है क्या करना है, हमें जानना है हमसे कि यार एक बॉडी मान लो सर इधर जा रही है ऐसे, ठीक है। तो इस तरफ ए से बी गई है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी तो होगी ना, वी।
तो उसके पास v वेलोसिटी है। अब देखो जब बॉडी ऐसे जा रही हो, तुम इस पॉइंट के सेंटर के अबाउट, पॉइंट ओ सेंटर जो है इसके अबाउट अगर बॉडी को देखो तो तुम्हारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक सेकंड में कितना एंगल है। देखो अगर बॉडी, सुनो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यार, वो कार वाला एग्जांपल दिमाग में सोचो, अगर कार धीरे धीरे जा रही, तो कार की अगर लीनियर वेलोसिटी कम है और मैं उस कार को यहां से देख रहा हूं, तो मेरी गर्दन भी धीरे धीरे घूमेगी, मतलब एक सेकंड में कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर लीनियर वेलोसिटी कम तो एंगुलर वेलोसिटी भी कम। और अगर कार एकदम जुम से निकल गई ऐसे सामने से, तो मेरी गर्दन भी ऐसे जुम से घूमेगी, मतलब एक सेकंड में ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एक सेकंड में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी कहीं ना कहीं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बॉडी की लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड तो है ही, ठीक है ना। अगर बॉडी जल्दी जल्दी घूमेगी सर्कल में, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी घूमेगी तो वी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो उस हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। यहां पे समझना, यहां पे जो लीनियर वेलोसिटी ये क्या है, ये दिस इज द वी इज द लीनियर वेलोसिटी, और सर्कल के केस में इसी लीनियर वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे ये रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, प्लीज इस बात को याद रखना आप लोग। जैसे आपने थीटा और एस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन याद रखा, वैसे ही ओमेगा और वी में रिलेशन याद रखना। ओमेगा बराबर वी बाई आर, ओमेगा बराबर वी बाई आर बिल्कुल नहीं। इसके आगे पता है, एक छोटी सी बात याद रखना, ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर बाई आर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओमेगा बराबर वी बाई आर याद किया, खत्म कहानी, वहीं स्कूल लेवल से ऊपर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर बाई आर, अभी क्या है इसका मतलब समझाता हूं बेटा। ये वी परपेंडिकुलर क्या है, वी परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर, हाँ सर वो परपेंडिकुलर लिखा है, समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू आर वेक्टर। आर वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ये वो है। देखो यार एक बात समझो, सर्कुलर मोशन में क्या है यार, वेलोसिटी का मैं तुमसे डायरेक्शन पूछूं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर्कुलर मोशन में जब मैंने पहली क्लास में बताया था ना, तो तू बताया था सर्कुलर मोशन एक फोर्स मोशन है, तो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल ना, सर्कल के टेंजेंट पे। मैं तुमसे पूछूं यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो तुम बोलोगे ये दिस इज द वेलोसिटी which is at the tangent, ठीक है। मैं पूछूं यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन, तुम कहोगे ये दिस इज द वेलोसिटी which is at the tangent which is shown by the tangent to the circle। और मैं यहां पर अगर r पॉइंट देखूं तो r रहा ये, तो r और v में एंगल क्या हमेशा 90 डिग्री नहीं बनेगा, यस बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। तो जब हम बात सर्कुलर मोशन की करते हैं ना, तो जो आपने स्कूल में फॉर्मूला पढ़ रखा है ओमेगा बराबर, वहां परपेंडिकुलर नहीं बोला जाता, वहां पे बोल दिया जाता है सिर्फ ओमेगा बराबर v बाई आर। तो ये फॉर्मूला गलत नहीं है, बट ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, ओनली एंड ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ओमेगा सिर्फ सर्कुलर मोशन पे ही डिफाइंड है, लीनियर मोशन में भी डिफाइंड है। तो लीनियर मोशन में ये परपेंडिकुलर का क्या सेंस बनाता है मैं आपको बताता हूं, बस लास्ट बार बोल देता हूं। ये वी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहां पे वी बाई आर आप क्यों लिख सकते हो, यहां पे वी परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में आप किसी भी पॉइंट पर देखो, ये जो सर्कल बना हुआ है किसी भी पॉइंट पर, ये रहा पॉइंट, यहां पर अगर आप वी और आर के बीच में एंगल देखोगे तो इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, वी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू आर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर मोशन। That is why it is not mandatory to mention v perpendicular all the time when we are dealing only with the circular motion. But since this omega is not only dependent on circular motion, हम लोग इसको लीनियर मोशन में भी सॉल्व करते हैं, then that is why it becomes important कि हम ये बात करें कि ये हमेशा v by r नहीं, v perpendicular by r होता है। क्योंकि सर्कुलर मोशन में जैसा कि मैंने अभी बोला, लास्ट टाइम बोल रहे हैं, v is always perpendicular to r, कहीं पर भी सर्कुलर मोशन में देख लो, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्योंकि हमेशा टेंजेंशियल होती है और सर्कल पे बना हुआ टेंजेंट उसके रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो तुम v परपेंडिकुलर मेंशन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया बात है। चलो तो अब जरा लीनियर मोशन में इसकी बात करते थे, तब समझ में आएगा बढ़िया से। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, चलो एक बढ़िया से सवाल लेके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि यार एक बात बताओ, मान लो ये ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पर है, ठीक है ना, पी पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो पॉइंट ए से, पॉइंट ओ से ऑब्जर्व कर रहे हो। चलो ठीक है, रुको एक मिनट, पॉइंट ओ से ऑब्जर्व कर रहे हो
पॉइंट ओ और पॉइंट ए के बीच में लेट से 4 मीटर का गैप है, इनिशियली 4 मीटर का गैप है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया सर। मान लीजिए कि यहां से एक ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड से पॉइंट पी पे एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे, लीनियर मोशन 3 मीटर पर सेकेंड से आगे कर रहा है। वही कार ये जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड से आगे, ठीक है ना। अब ये कार पहुंचती है आगे आगे जाते 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 हम एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ये इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पॉइंट नंबर क्यू। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी ये पॉइंट क्यू पे, ठीक है ना। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, वेलोसिटी अभी भी कितनी है इसी कार की, 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, फाइंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, किसकी एंगुलर वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट की जो कार है उसकी वेलोसिटी एट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ये इसका आप आंसर बताइए मुझे। और दूसरा आंसर बताइए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। इन दोनों का आंसर दीजिए। तो अब जरा ये सवाल समझो, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन और दी है कि अगर मैं ओ से क्यू को ज्वाइन कर दूं तो ये जो एंगल है, ये एंगल यानी जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दिस इज 37 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह के सवाल आपसे बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चला देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, जरा पेन की इंक का कलर बदल लेते हैं। हाँ चलो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ओमेगा जो है, ओमेगा ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म नहीं है, आपको किसी भी पॉइंट का ओमेगा निकालना है। तो देखो हमने क्या बताया था, ओमेगा हो या सर्कुलर मोशन हो, किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अ फिक्स पॉइंट आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो ना, गाड़ी जा रही है तो एक फिक्स पॉइंट यहां से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो ये गर्दन मेरा फिक्स पॉइंट है। यहां पर इस केस में पॉइंट ओ मेरा फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट ओ क्या है, मेरा फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, ये मेरा फिक्स पॉइंट है। तो इसके अबाउट हम मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पॉइंट पी पर अगर जब ऑब्जेक्ट है, पॉइंट पी पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी वी देखो इधर है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और हमसे पूछा गया ओमेगा की वैल्यू बतानी है एट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। पॉइंट ओ इज द फिक्स, जिसके रिस्पेक्ट का मतलब है कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट आप देख रहे हो ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी किस पॉइंट के अबाउट देख रहे हो, किस पॉइंट, कौन सा फिक्स पॉइंट है, तो ये ओ पॉइंट फिक्स है, तो पॉइंट ओ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओमेगा ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ठीक है। तो दिखाते हैं, आओ देखो जरा ध्यान से देखो। तो हम पॉइंट पी की बात कर रहे थे ना, ओमेगा एट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, वी बाई आर, नहीं वी बाई आर मत बोलना, क्या बोलना, वी परपेंडिकुलर बाई आर, वी परपेंडिकुलर बाई आर। जरा पॉइंट पी पे देखो, पॉइंट पी पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, 3 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, है ना। और पॉइंट ओ इसके ठीक नीचे है, यहां पर, दिस इज द पॉइंट पी, ठीक है ना, यहां पर पॉइंट पी है, ये सॉरी ये है पॉइंट पी, और ये रहा पॉइंट ओ, और ये रहा दूरी कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या यहां देखो V और R क्या है, ये R क्या होता है बेटा, R रेडियस होती है, सर्कुलर मोशन में बिल्कुल रेडियस होती है, लेकिन लीनियर मोशन में क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोशन देख रहे हो उस पॉइंट का, उस ऑब्जेक्ट से जिस पॉइंट पे आप एंगुलर वेलोसिटी निकालो की डिस्टेंस कितनी है, तो ओमेगा O और P के बीच की डिस्टेंस है हमारी कितनी, 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ R। तो क्या V और R के बीच में एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल है, इस केस में तो है, पॉइंट पी पर और पॉइंट आर में 90 डिग्री एंगल है। तो हमको वी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो इस आर के परपेंडिकुलर हो। जरा ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में हमने लिखा था ना, वी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू आर। आर के परपेंडिकुलर हमें वेलोसिटी देखनी है। हमेशा ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त वेलोसिटी की वो कंपोनेंट लेना जो रेडियस या आर या डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इस केस में देखो जरा, इस क्वेश्चन में यहां पर जो मेरी 3 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है वो ऑलरेडी आर के परपेंडिकुलर है। So we can directly put the values here. So we can get the omega p with respect to point O is 3, v perpendicular की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 4 है, 3/4 रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड। या फिर हम इसको कह सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व कर ले, 3/4 का मतलब 0.75 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है ना। ये हमारा है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है ना, एट पॉइंट पी, ओमेगा एट पॉइंट पी रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। लेकिन सेकंड पार्ट बढ़िया इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि ओमेगा की वैल्यू एट क्यू पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ, यानी ओ हमारा फिक्स पॉइंट है, लेकिन अब हमें ओमेगा निकालना है एट पॉइंट क्यू पे। तो जरा ये वाला सवाल देखना, बस ये वाला सवाल करना सीख गए तो तुमको समझ में आया, ओमेगा का मतलब समझ में आएगा। ओमेगा एट पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो फॉर्मूला क्या है, वी परपेंडिकुलर बाई आर, बहुत बढ़िया, वी परपेंडिकुलर बाई आर। वैसे वी परपेंडिकुलर बाई आर क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, वो भी डिटेल चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर। वी परपेंडिकुलर बाई आर। जरा पॉइंट क्यू पे वेलोसिटी देखते हैं। सर पॉइंट क्यू पे वेलोसिटी क्या है, मैं यहां बना देता हूं पॉइंट क्यू। सर ये रहा मेरा, देखिए पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू है जहां से आगे की तरफ वेलोसिटी है वी, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड,
ये हमारा पॉइंट क्यू है जहां पर वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। और ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा पॉइंट ओ, ठीक है ना, यहां से ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, ठीक है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहां से ये एंगल कितना बना हुआ है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, और ओ से लेके क्यू तक की दूरी है 5। तो एक बात बताओ मुझे, क्या मैं V परपेंडिकुलर बाई R, अच्छा O से लेके Q तक के बीच की दूरी दी नहीं गई है, ओके, तो हम भी नहीं यूज करेंगे इसको, ठीक है, O से लेके Q तक की दूरी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब मेरे को R निकालना पड़ेगा पहले, कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं हम लोग R निकाल सकते हैं, देखते कैसे निकालते हैं, और जरा देखते हैं। हाँ, तो V परपेंडिकुलर बाई R, सबसे पहले तो हम जरा R निकाल लें। यहां पर क्वेश्चन में देखो जरा, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये एंगल कितना है बेटा, 37 डिग्री है, ठीक है ना। अब 37 डिग्री एंगल देख करके जो लोग बच्चा डर गए, उनसे मेरा अनुरोध है कि डरने की कोई बात नहीं है, आई एम हियर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखो, ट्रिग्नोमेट्री की बात जब भी आती है तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने बेसिक एंगल्स के सारे रेशियोज याद कर रखे होंगे, जैसे 30, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यूज तो सबको याद है। ये दो स्पेशल ट्रायंगल्स हैं जो क्लास 11th और 12th के बच्चों को डेफिनेटली याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ये पूछा जाता है, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ट्रायंगल या फिर 3, 4, 5 ट्रायंगल, सिंपल शब्दों में 3, 4, 5 ट्रायंगल, ठीक है ना। देखो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 37 डिग्री बन रहा है, स्पेशल ट्रायंगल है, ठीक है ना। 37 डिग्री एंगल पता है कब बनता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर हो 3, बेस हो 4, तो ऑब्वियसली सर परपेंडिकुलर 3 होगा तो बेस 4 होगा, तो हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 5, ठीक है, √25 का मतलब 5, ठीक है। 3, 4, 5 ट्रायंगल, परपेंडिकुलर 3, बेस 4 और 5। ऐसे ट्रायंगल में जो ये एंगल बनता है, दिस एंगल इज ऑलवेज 37 डिग्री, ये एक है। और एक दूसरा ट्रायंगल है, वो भी सेम है। मान लो मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 कर दूं, बेस की वैल्यू 3 रखूं, तो हाइपोटेन्यूज तो सर अभी भी 5 ही आएगा, बिल्कुल आएगा 5, यस बिल्कुल 5 आएगा, है ना, क्योंकि √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 5 है। ऐसे केस में जो एंगल बनेगा ना बेटा, ये एंगल होगा 53 डिग्री। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है, ये सजेशन है मेरा, कि ये दोनों ट्रायंगल 3, 4, 5 ट्रायंगल याद रख लेना, और ये दोनों एंगल्स याद रखना, 37, 53 डिग्री। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको डायरेक्टली एक एंगल मेंशन होगा 37 और 53 वाला, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को 3, 4, 5 ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे केस में देखो यार, बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि 37 और 53 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं तुमसे वैल्यू पूछ लूं, मैं तुमसे पूछूं बेटा, मान लो मैं तुमसे कहता हूं बेटा मुझे साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो तुम्हारे लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना आसान है। अच्छा 37 डिग्री मतलब, जिसको देखो एंगल छोटा तो परपेंडिकुलर छोटा, एंगल बड़ा तो परपेंडिकुलर बड़ा, 3, 4, 5 तो लगेगा ही लगेगा, कंफ्यूजन इसमें ज्यादा आएगा नहीं तुम लोग को, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 37 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है क्या 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। मैं तुमसे पूछूं बेटा, अच्छा बताओ tan 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो tan 37, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 37 है तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस कितना हो गया 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, ठीक है ना। मैं तुमसे पूछूं बेटा cos 53 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां 53 पूछा जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर बड़ा होगा 4 होगा, बेस 3 और हाइपोटेन्यूज 5, यानी यहां पे बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, ठीक है ना। ऐसे करके आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, इन केस यू नो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों स्पेशल ट्रायंगल्स हैं, ये आपके लिए की पॉइंट है आज की क्लास का, बहुत बड़ा टेक अवे है, इसको ध्यान से रखना, याद करना, ठीक है। और दूसरा बहुत बड़ा टेक अवे है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू का फॉर्मूला V परपेंडिकुलर बाय R। चलो अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो देखो भाई, तो जरा इस ट्रायंगल को देखो बेटा, अगर ये मेरी लेंथ 4 है और ये एंगल 37 डिग्री है, और हम उम्मीद करते हैं आपने थोड़ा बहुत भी वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा है, कर ले उम्मीद, कर लें कि ना कर ले। अब हमको ये भी डर लग रहा है कि वेक्टर रिजोल्यूशन, कोई मुझे बता सकता है बच्चा, तुम लोग सोच के बताओ, दिमाग में अपने सोचो बेटा, ये 4 है और ये एंगल 37 डिग्री है, क्या मैं इसको कुछ तो रिजोल्व करके कहीं से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, OQ की वैल्यू है यार। अगर ध्यान से देखो, कुछ तो तुम्हें नजर आ रहा होगा, थोड़ा बहुत भी अगर नजर आ रहा हो तो देखो, क्या मैं इस OQ को परपेंडिकुलर और बेस में रिजोल्व कर सकता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वेक्टर OQ है, मैं कहां पे करूं, जरा इसमें पीछे देखते हैं, यहाँ पे जगह है, हाँ यहाँ पे देखो, मान लो मेरे पास एक वेक्टर A है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं,
बिल्कुल बना सकते हैं सर जी। वेक्टर के दो कंपोनेंट जरा देखो बना के देखते हैं। वेक्टर का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा हमारा और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन आता है, ये भी नहीं आता, बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है ना। ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, ए कॉस थीटा, जहां से आपने थीटा मेजर किया है वो ए कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना हो जाता है, ए साइन थीटा। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो जरा देखो जो हमारा पिछला क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा दिया है, ये हमारा दिया है ओ क्यू, ठीक है ना, और यहां से ये एंगल दिया है 37 डिग्री। तो OQ के अगर दो उसको आप रिजॉल्व करोगे तो OQ का एक ये आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ध्यान से देखिए, OQ का ये होगा हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये होगा हमारा बेस वाला, मतलब ठीक है ना, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। हालांकि बेस यही बनेगा क्योंकि जहां से एंगल मेजर करते हैं वो बेस होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, OQ और क्या cos 37 की sin 37, cos 37, जहां से एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा cos कंपोनेंट होता है, cos 37, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, OQ sin 37, ठीक है ना, sin 37। अब जरा देखो क्या ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है क्या, जरा देखते हैं क्वेश्चन में, इधर देखो। देखो अब अगर समझ में आया तुमको, ये मेरा OQ है, OQ ये है वेक्टर, ठीक है ना, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, OQ के दो कंपोनेंट अगर किसी बच्चे को डायरेक्टली देख रहे समझ में आ रहा है कि नहीं बताना बेटा, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये, तो ये वाला कंपोनेंट जिसकी वैल्यू एक्चुअल में 4 है, इसको अगर मैं OQ के टर्म्स में लिखूं तो OQ का कंपोनेंट है OP, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं OQ cos 37, समझ में आया, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में कितनी दी है, 4 मीटर। बहुत बढ़िया, अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो भैया फिर से बता दूं, ये 4 है, ये 37 है, तो OQ का कंपोनेंट ये, OQ का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, OQ cos 37 बराबर 4, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी, 4। अब cos 37 की वैल्यू जरा 37 डिग्री वाला ट्रायंगल देखो, ये फटाफट से देखो, cos 37 कितना हो जाएगा सर, 37 का मतलब परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, ठीक है ना। तो cos 37 कितना हो जाएगा, OQ हो जाएगा, OQ इंटू cos 37 हो जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू 4, यहां 4 से 4 कैंसिल, तो OQ की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर। ये बात हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गई, दिस इज 5, समझ में आया। ये जो OQ लेंथ है क्या है हमारी, 5। कठिन लग रहा है, लगना भी चाहिए, है ये। वेलकम टू क्लास 11th, वेलकम टू एक्चुअल फिजिक्स। अगर कठिन लग रहा है तो सिर्फ डायरेक्टली ओमेगा बाय आर नहीं लगा सकते। खैर, इसका हमने सब क्यों किया सर, आपने OQ की वैल्यू इतनी मेहनत करके क्यों निकाली, क्यों वेक्टर रिजोल्यूशन, क्यों ये एंगल ट्रायंगल सब सिखाया, इसलिए सिखाया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। Q पॉइंट पे वेलोसिटी तो 3 मीटर पर सेकेंड थी, पॉइंट O के रिस्पेक्ट में अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यही तो हमारा होगा R, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, V परपेंडिकुलर बाई R। तो R क्या होता है, R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जिसके अबाउट आप ओमेगा निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R कितनी आ गई बेटा, 5। तो यहां से तुमको R मिल गया हमारा, R कितना मिल गया बेटा, 5। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, R मिल गया 5 मीटर, ठीक है ना, R मिल गया 5 मीटर, ठीक है। अगर ये आपने नोट कर लिया तो मैं इधर वाला पोर्शन रब कर देता हूं, ठीक है, इधर वाला, और ये ट्रायंगल्स प्लीज डेफिनेटली नोट कर लेना, ट्रायंगल्स मत भूलना, जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये वाला पोर्शन में अब रब कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमारी ये लेंथ तो आ गई 5, और यहां पर V कितना है इस तरफ, ओके, V इस तरफ कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड ना, यही तो हमारा कर रहे थे, ये पॉइंट Q था, ठीक है, ओके। तो क्या हम सर ओमेगा निकालना है मेरा, अब तो हो गया सर, ओमेगा एट पॉइंट Q रिस्पेक्ट टू पॉइंट O बराबर V बाय R, आपने फॉर्मूला पढ़ा रखा है, नहीं V परपेंडिकुलर पढ़ा रखा है, तो क्या मैं यहाँ पे 3 V की वैल्यू यहाँ पे V इज इक्वल टू 3 है, तो क्या 3/5 लिख दूं, नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि सर ये 3 इस 5 के परपेंडिकुलर नहीं है, और ओमेगा जब भी निकालना हो तो वेलोसिटी शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखना है टू R वेक्टर, समझ में आया, R वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो यहां पर अभी भी कहानी बची है सर, ये 3 है और ये 5 है, तो आपको इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और अगर आप वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हो बेटा तो जरा वेलोसिटी को भी, क्योंकि रिजॉल्व करना क्यों है, क्योंकि हमें वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो देखो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, सॉरी ये चलो, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये आएगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये,
ठीक है, ये दो कंपोनेंट होंगे, लेकिन अभी भी हमें कौन सा cos थीटा कौन सा sin थीटा बस ये चेक करना है हमें। ठीक है यार, एक बात बताओ, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया, अगर ये एंगल 37 डिग्री, देखो थोड़ा, ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री है, यहां से परपेंडिकुलर, तो यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं, ठीक है, और ये सीधे लाइन ऐसे जाए, तो ये भी एंगल 37 डिग्री होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा। अगर ये एंगल 37 डिग्री होगा तो जरा बताना ये एंगल कितना होगा? सर ये ओवरऑल 37, तो ये बचा हुआ, इसको साफ साफ बना दूं मैं, देखो साफ साफ बना दूं, तो देखो ध्यान से देखो, अब देखिएगा तुमको, सर देखो ये एंगल कितना है? 37 डिग्री, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, हाँ जी, तो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, ये क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे ये अच्छा, ये ओ क्यू की लेंथ हमने खुद निकाल ली, अभी कितनी निकाली है? 5 मीटर आई है, ठीक है ना। अब ये अगर मैं देखो क्यू पे 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, तो इसको रिजॉल्व करके इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे? पहले तो यहां पर देखो सर, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये रहेगा और दूसरा कंपोनेंट ये रहेगा, वेक्टर रेजोल्यूशन, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी, लेकिन मेरे को एंगल नहीं पता कौन सा वी कॉस थीटा कौन सा वी साइन थीटा, तो जरा यहां पे देखो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। अब ये एंगल 37 डिग्री है यहां से, तो इसके पैरेलल ये लाइन है, तो यहां पे ये एंगल भी कितना होगा? 37 डिग्री। अच्छा ये 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 53 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब ये 53 डिग्री है और ये 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला, दूसरा कंपोनेंट ये वाला। अब ये एंगल तुम्हें 53 मिल गया, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v cos 53, और ये कितना हो जाएगा? v sin 53। हम उम्मीद करते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन आपने इतना सीख लिया है अब तक कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जब आपसे ओमेगा पूछा गया है एट पॉइंट क्यू, तो आपको लिखना है v परपेंडिकुलर बाई आर। ये रहा r, r की वैल्यू है 5, इस 5 के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? दिख रहा है सबको? v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? v sin 53 डिग्री, तो दिस विल बी इक्वल्स टू v sin 53 डिग्री, v sin 53 डिग्री बाई आर। ये समझ में आ रहा है? वी परपेंडिकुलर, ये दिस देखो, ये देखो, ये वी रहा वी साइन 30 डिग्री, और ये रहा आर, और दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो वी साइन 53 डिग्री, वी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3, साइन 53 डिग्री आप यहां से निकाल सकते हो। तो साइन 53 की बात करें तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा सर? परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 बेस 3, और ये तो साइन 53 डिग्री कितना होगा? फटाफट बताओ जरा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा? 4/5, ठीक है ना। और जरा वैल्यू रख देते हैं यहां पे, क्वेश्चन खत्म। v ओमेगा एट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ बराबर v की वैल्यू कितनी है बेटा? v हमारा है 3, और ओमेगा की साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 4/5, और लास्ट में r है, और r की वैल्यू भी कितनी है? 5। तो दिस इज 3 4 12/25 रेडियंस पर सेकेंड। प्रॉपर सवाल जेई के मेंस लेवल पे आ सकता है सवाल, इनफैक्ट आया हुआ है ऐसा सवाल 2-3 साल 4 साल पहले, शायद 2019 के जेई मेंस में इस तरह का सवाल पूछा गया है। 2020 में भी शायद पूछा गया है सवाल, आई एम नॉट श्योर अबाउट 2020, बट 2019 में तो डेफिनेटली पूछा गया सवाल, ठीक है, इस तरह का सवाल पूछा गया, ठीक है क्या? तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालनी है? वी परपेंडिकुलर बाय आर, ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन में ओमेगा कैसे निकालना है, और लीनियर मोशन में ओमेगा कैसे निकालना है, ये सब आपने आज की क्लास में सीखा। अभी भी ओमेगा खत्म नहीं हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी से भी है, जो रोटेशनल मोशन में बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत कंफ्यूज करते हैं ओमेगा कि लीनियर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में इसका क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो एवरेज ओमेगा के ऊपर आने वाले बढ़िया सवाल और छोटे छोटे और कंसेप्ट जो हैं इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।